नमस्कार। हम राशियों में स्थिति के अनुसार ग्रहों की फल देने की क्षमता के विषय में समझ रहे हैं। इससे पूर्व की क्लास में हमने ग्रहों की राशियों में स्थिति अनुसार वह स्व राशि के हो सकते हैं। यदि वे अपनी राशि में स्थित हैं तो ग्रह स्वराशि का कहलाएगा, और यदि वे अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हैं तो वह ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में कहलाएगा। और वह जिस राशि में स्थित होगा तो वहां अपनी स्थिति के अनुसार कि उसका उस राशि से क्या संबंध है, इसके आधार पर वह फल देता है। हालांकि यहां इस विषय को बता देना आवश्यक है कि ग्रह की जब हम क्षमता या उसके बल का विश्लेषण करते हैं तो केवल मात्र राशियां ही उसका विषय नहीं है। यह विषय तो स्थान बल में आता है। ग्रह का संपूर्ण बल 6 तरीके से निर्धारित किया जाता है, जिसको षट बल कहते हैं। ये एक गणितीय विधि भी है। यदि आगे संभव हुआ तो गणितीय विधि से भी आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, बट मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि किसी भी ग्रह को जो बल प्राप्त होता है वह 6 प्रकार से होता है। उसमें से स्थान बल का एक भाग जो अभी हम समझ रहे हैं, हम ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके सभी विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम ग्रहों की उच्च राशि एवं नीच राशि के विषय में समझेंगे। आप सब जानते हैं कि ये राशि चक्र है, जो कि अंतरिक्ष में तारों के समूह में राशियां एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हुए मेष के बाद वृष, वृष के बाद मिथुन, इस क्रम में ये राशियां स्थापित हैं। अब जब हम बोर्ड पर या कागज पर एक गोल आकृति बनाते हैं तो आपको ये आकृति इस तरीके से दिख रही होगी कि मेष सबसे ऊपर है और नीचे तुला है, परंतु अंतरिक्ष में तो समान रूप से चारों तरफ ऐसे फैली हुई है, परंतु कागज पर वैसा बनाना संभव नहीं है या बोर्ड पर। तो आप इस चीज को समझिएगा, राशि तो चारों तरफ 30-30 डिग्री की दूरी से, यदि हम पृथ्वी से देखते हैं तो प्रत्येक राशि हमें 30 डिग्री का उसका दिखता है कि एक राशि दूसरी राशि से 30 डिग्री दूर है। अब हम अपने विषय को समझते हैं। आपको पता है कि ग्रहों में सबसे पहला जो ग्रह है वो सूर्य है, और सूर्य को मेष राशि में उच्च का माना जाता है। अर्थात सूर्य यहां मेष राशि में जब होते हैं तो वह उच्च के कहलाते हैं, और तुला में होते हैं तो नीच के कहलाते हैं। यदि हम इस क्रम में इन राशियों को गिने, और ज्योतिष में आपको एक विषय का विशेष ख्याल रखना है कि जब भी हम ज्योतिष में गिनते हैं तो गिनती, जैसे अगर हम भाव गिनेंगे तो उसी भाव से शुरू होगी, और राशियों को गिनेंगे तो गिनती उसी राशि से शुरू होगी। अब यहां से हम गिनते हैं तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, 7वीं राशि। अर्थात अपनी 7वीं राशि में जब सूर्य पहुंचेंगे इस क्रम में आगे बढ़ते हुए, तो यहां वह नीच के हो जाएंगे। अब यदि हम इसको थोड़ा सा गणित के हिसाब से देखें, देखिए 360 डिग्री है, और आप सब जानते हैं कि 360 डिग्री का आधा भाग 180 डिग्री। कोई भी चीज जब अपने परम उच्च अंश पर होगी यानी सबसे ऊंची होगी, और जब वह अवरोही क्रम में आगे बढ़ेगी तो 180 डिग्री के पश्चात वो अपने परम नीचांश यानी सबसे नीचे वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो ग्रहों का भी वही है कि मेष से चले और अपनी 7वीं राशि में नीच के हो गए, अर्थात जैसे ही ग्रह 180 डिग्री आगे चल देगा तो वह नीच का हो जाएगा। फिर ये यात्रा तो अनवरत चल रही है। फिर इस क्रम में ऊपर आरोही क्रम में बढ़ते हुए फिर 180 डिग्री जब चल देंगे, यानी पूरी 360 डिग्री हो जाएगी, तो फिर वह अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। ये क्रम क्योंकि ग्रह इसी तरीके से अपनी अपनी परिक्रमा में घूम रहे हैं, तो कभी वह अपने परम नीचांश पर आएंगे, फिर पुनः आगे बढ़ते हुए अपने परम उच्चांश पर पहुंच जाएंगे। अब साधारणतः तो हम समझ सकते हैं कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं, परंतु यहां हमको समझना है कि सूर्य का जो परम उच्चांश है, यानी जहां वह सबसे जो उनका ऊंचा अंश है,
वे मेष राशि में 10 डिग्री पर लगभग यहाँ होगा, क्योंकि आपको पता है कि मेष से वृष के बीच में 30 डिग्री है, हर राशि का भाग 30 डिग्री है। तो जैसे ही सूर्य 10 डिग्री पर पहुंचते हैं, वे अपने परम उच्च अंश को प्राप्त कर लेते हैं। और कोई भी चीज जब अपने सबसे ऊंचे अंश पर पहुंचती है, आपने जीवन में भी देखा होगा कि जब कोई पूर्ण तरीके से ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, तो आपने सुना ही है कि जीवन का चक्र चलता रहता है, फिर आपको उससे नीचे आना पड़ता है। वही ग्रहों का है कि जब वह 10 डिग्री में पहुंच जाएगा तो अपने परम उच्चांश को प्राप्त कर लेगा। अर्थात मेष राशि में यदि सूर्य 10 डिग्री से आगे गोचर करते हैं, अर्थात चलते हैं, तो वह फिर उच्च राशि का फल नहीं देंगे, वह फिर उच्च राशि में नहीं कहलाएंगे, फिर वह अवरोही क्रम में आ जाएंगे, यानी घटते हुए क्रम में। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे उनका जो बल, जो हमको उच्च राशि में होने से प्राप्त हुआ था, वो घटते 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 अपने तुला में आकर अपने शून्य पर आ जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे बढ़ते 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 फिर अपने उच्चांश तक पहुंचेंगे। ग्रहों के इस क्रम को जब वह अपनी उच्च राशि से नीच राशि की ओर यात्रा करते हैं, तो इसको अवरोही क्रम कहा जाता है। डिसेंडिंग फॉर्म में ये चलते हैं, तो क्रम से उनका बल उसी हिसाब से घटता है। और जब वे अपनी नीच राशि से फिर उच्च राशि की ओर यात्रा करते हैं, यानी आरोही क्रम में, तो इसको कहा जाता है आरोही क्रम, उच्चा आरोही क्रम भी कह सकते हैं। यानी जैसे जैसे वो इस क्रम में आगे बढ़ेंगे, वह बलवान होते चले जाएंगे। इसको नीचा अभिमुख भी कहते हैं, इस यात्रा को किसी भी ग्रह की, जब वह अपनी उच्च राशि से नीच राशि की ओर यात्रा करता है। तो हमने यहां समझा कि सूर्य की उच्च राशि मेष है, परंतु उसका जो परम उच्चांश है वो 10 डिग्री है, अर्थात 10 डिग्री से आगे बढ़ते सूर्य अपनी उच्च राशि में नहीं माने जाएंगे। और यहां हमको, चूंकि फल कथन में जितना हम इन बातों का ध्यान रखेंगे उतनी ही सटीकता आएगी। साधारणतः जिनको ज्ञान नहीं है वो समझ सकते हैं मेष राशि में सूर्य तो उच्च के हैं, वहां वो उनके अंशों का ध्यान नहीं देते, तो उनका फल कथन भी उसी तरीके से होगा। अब हमने जाना कि उच्च राशि मेष है, तो उससे 7वीं राशि तुला नीच राशि है सूर्य की, और परम नीचांश भी 10 डिग्री ही होगा तुला में। जब यहां 10 डिग्री था, तो यहां से सीधे 180 डिग्री जब वो चल देंगे, तो अपने परम नीचांश को प्राप्त हो जाएंगे। सूर्य के बाद चंद्रमा। चंद्रमा के विषय में हमने पिछली क्लास में बताया था कि वृष राशि में वे 3 डिग्री से 30 डिग्री तक अपनी मूल त्रिकोण राशि में माने जाते हैं। आप साधारणतः किसी से भी पूछेंगे जिसको ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान है, वह कहेगा कि चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं। परंतु कब उच्च के होते हैं? उनका परम उच्चांश 3 डिग्री है, अर्थात वे 0 से 3 डिग्री के बीच में जब गोचर कर रहे होंगे, तब वे उच्च राशि में माने जाएंगे, और उसके आगे बढ़ते ही वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में माने जाएंगे। यदि हमको इस विषय का ज्ञान नहीं है, तो हम गलती क्या कर जाएंगे, वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होने का फल दे रहे होंगे और हम उसको उच्च राशि में समझ लेंगे, तो वहां हमारे फल कथन में दिक्कत हो सकती है। तो चंद्रमा का वृष राशि में उच्च के होते हैं, 3 डिग्री उनका परम उच्चांश है। और अब आप यहां से देखिए, वृष से आप गिनेंगे तो 7वीं राशि आती है वृश्चिक, वही 180 डिग्री। अगर इस गोले को ऐसे काटेंगे तो 180 डिग्री वृश्चिक, अर्थात वृश्चिक उनकी नीच राशि है और परम नीचांश यानी 3 डिग्री। अब आपने देखा कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, आपने सोचा कि चंद्रमा नीच राशि में है, परंतु अगर वह 3 डिग्री से अधिक गोचर कर चुके हैं, तो क्या वे अपनी नीच राशि में हैं? तो इस विषय का हमको ध्यान रखना है। देखिए, उच्च राशि नीच राशि याद करना बड़ा आसान है, और कुछ लोग केवल इसी के बल पे ज्योतिष करने लगते हैं कि ग्रह अगर उच्च राशि में है तो सब कुछ अच्छा है, नीच राशि में तो सब कुछ खराब हो गया। ऐसा नहीं होता है। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि ग्रह का बल हम 6 तरीके से नापते हैं, और उसका केवल ये मात्र एक भाग है। तो जब आप गणितीय विधि से समझेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि उच्च राशि में होने और नीच राशि में होने का कितना प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है,
परंतु ऐसा नहीं है कि ग्रह अगर नीच राशि में तो सब कुछ खत्म और उच्च राशि में तो सब कुछ अच्छा। हमको यहाँ विषय को बहुत गहराई से समझना होगा और हमको इन डिग्रियों का भी ध्यान रखना होगा। अब चंद्रमा के बाद हम मंगल की बात करते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं और इनका परम उच्चांश है 28 डिग्री। अब मकर से आप 7वीं राशि गिनेंगे तो आती है कर्क। कर्क में ये नीच के हो जाएंगे, अर्थात 180 डिग्री आगे जब बढ़ जाएंगे तो ये नीच के हो जाएंगे और यहाँ भी इनका परम नीचांश होगा वो 28 डिग्री ही होगा। यहां से यहां तक 180 डिग्री। बुध कन्या राशि, जो कि उनकी स्वराशि भी है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि 15 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण के, 20 डिग्री से 30 डिग्री तक स्वराशि के और 0 से 15 डिग्री तक क्या माने जाते हैं, उच्च के। तो इनका परम उच्चांश है 15 डिग्री। और कन्या से हम 7वीं राशि अगर देखेंगे तो देखिए बिल्कुल जो सामने पड़े वह मीन है और मीन में 15 डिग्री इनका परम निचांश है। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति की, अर्थात गुरु की। गुरु कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। कर्क और कर्क के ठीक 180 डिग्री पर क्या राशि है, मकर। तो मकर में ये नीच के माने जाएंगे, परंतु जो इनके अंश हैं वो है केवल 5, यानी 5 डिग्री इनका परम उच्चांश है और उसके बाद ये नीचे अभिमुख हो जाते हैं, यानी फिर अवरोही क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो 5 डिग्री के आगे बढ़ने के बाद ये आपको उच्च राशि में होने का फल नहीं देंगे। और मकर में भी 5 डिग्री इनका परम नीचांश है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं और इनका परम उच्चांश 27 डिग्री। और मीन से 7वीं राशि कन्या होगी। देखिए राशियां इसी तरीके से गिनी जाती हैं। 12वीं राशि मीन है, उसके बाद फिर 1 2 3 4 यही क्रम शुरू हो जाएगा। तो आप गिनेंगे तो कन्या राशि 7वीं राशि है और इसमें भी 27 डिग्री इनका परम नीचांश है। अब बात करते हैं शनि की। शनि तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं और इनका जो परम उच्चांश है वह है 20 डिग्री। मेष, तुला से 7वीं राशि मेष होगी। मेष में ये 20 डिग्री पर परम नीचांश प्राप्त कर लेते हैं। अब हमने यहाँ इन 7 ग्रहों को समझा, क्योंकि राशियां जो है वो 7 ग्रहों को ही प्रदान की गई हैं। अब अगर हम इस क्रम को याद कर लें और इन डिग्रियों को याद कर लें तो हमें किसी की कुंडली देखते ही तत्काल बोध हो जाएगा कि ग्रह किस राशि में है, किस स्थिति में है। इसको याद करने का सबसे सरल तरीका आप थोड़ा सा देखेंगे तो सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। इसके ठीक विपरीत शनि, आपने सुना भी होगा सूर्य और शनि में शत्रुता है। शनि ठीक इसके विपरीत करते हैं, तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। इसी प्रकार आप मंगल को देखेंगे, मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। तो गुरु कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे और मकर में नीच के। बुध कन्या में उच्च के होते हैं, मीन में नीच के होंगे। तो शुक्र मीन में उच्च के होंगे, कन्या में नीच के हो जाएंगे। यदि हम इस तरीके से ध्यान कर लें तो हमें याद करना बड़ा आसान हो जाएगा कि सूर्य और शनि एक दूसरे के विपरीत, मंगल और गुरु एक दूसरे के विपरीत और बुध और शुक्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं। केवल चंद्रमा अलग है। चंद्रमा वृष में उच्च के होते हैं लेकिन केवल 3 डिग्री तक और वृश्चिक में नीच के होते हैं केवल 3 डिग्री तक। अब पराशरी पद्धति में या जो पराशर ऋषि ने लिखा है उसमें केवल 7 ग्रहों को ही राशियां प्रदान की गई हैं और उनकी ही ऊंच और नीच राशि बताई गई है, परंतु अन्य विद्वानों के अलग अलग मत हैं। यहाँ हम आपको बता सब कुछ दे रहे हैं, बाकी तो जब आप अपने अनुभव से आप भी देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ विद्वानों का मत है कि राहु और केतु की भी उच्च और नीच राशियां होती हैं। ये उन्होंने अपने अनुभव से पाया होगा, हम यहां आपको उनका मत बता दे रहे हैं। राहु
को मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है और धनु राशि में नीच का माना जाता है। इनका जो परम उच्चांश माना जाता है 15 डिग्री और परम नीचांश भी 15 डिग्री ही होगा धनु राशि में। मिथुन से 7वीं राशि धनु होती है। अब राहु और केतु क्या है, हमने आपको बताया है कि एक इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, ये एक काल्पनिक बिंदु है और ये एक दूसरे से 180 डिग्री पर अर्थात बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। तो राहु यदि मिथुन राशि में उच्च के माने जाएंगे तो केतु धनु में बिल्कुल जो सामने राशि मिथुन के पड़ेगी, मिथुन से 180 डिग्री पर ये देखिए धनु राशि पड़ेगी, तो केतु धनु में उच्च के माने जाएंगे, 15 डिग्री ही इनका परम उच्चांश होगा और ये मिथुन राशि में नीच के मान लिए जाएंगे और 15 डिग्री ही इनका परम नीचांश होगा। तो यहां हमने आपको ये विषय बता दिया, बाकी आपके ऊपर है। हालांकि पराशर ऋषि ने जो लिखा है उसमें राहु और केतु को कोई स्थान राशियों में नहीं दिया गया है। अब हमने जो ये चित्र बनाया आज इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए राशि चक्र आस में स्थित है। यहां हमने आपको पूर्व में ही बताया कि जब हम सूर्य का बताते हैं कि सूर्य आगे बढ़ रहे हैं तो उसको वास्तव में सूर्य आगे ना बढ़ के पृथ्वी आगे बढ़ रही है। हम तो पृथ्वी पर रहते हैं तो हमको प्रतीत होता है कि सूर्य आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों ने संक्रांति के विषय में भी सुना होगा, आगे जब हम कभी पंचांग की बात करेंगे तो उसमें इसको आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। सूर्य की गति एक दिन में 1 डिग्री, जैसे पृथ्वी भी देखिए 365 दिन में पूरे 360 डिग्री की परिक्रमा करती है, तो सूर्य लगभग एक दिन में 1 डिग्री आगे बढ़ते हैं अर्थात 30 दिन में 30 डिग्री। तो आपने सुना होगा जब भी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको सूर्य संक्रांति कहते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो संक्रांति है वह मकर। इसका त्योहार हमारे पूरे देश में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आप इसको समझिए। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के 2 आयन होते हैं, इस भाग को उत्तरायण कहते हैं और इस भाग को दक्षिणायन कहते हैं। आपने पौराणिक कथाएं सुनी होंगी, विद्वान लोगों के मुंह से सुना होगा कि सूर्य उत्तरायण में जब होते हैं तो शुभ होते हैं और दक्षिणायन में होते हैं तो अशुभ माने जाते हैं। और सूर्य जब अपनी गति से करते हुए मेष राशि से आगे बढ़ते 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 जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो आपने सूर्य का समझा कि संक्रांति, आप बहुत संक्षिप्त में आपको समझाया ये। अगर हमको इस विषय का अच्छे से ज्ञान हो जाए तो हम किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति देखकर उसकी जन्म तिथि भी बता सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि सूर्य मकर राशि में 13 या 14 जनवरी को प्रवेश करते हैं और फिर प्रतिदिन 1-1 डिग्री आगे बढ़ते हैं। चलिए इस विषय को यदि हम कुंडली पे समझना चाहें, अभी तो आपने ये चित्र देखा कि ये राशि चक्र है, अब यही किसी की कुंडली में राशियां स्थापित कर दे। देखिए कुंडली क्या है, कुंडली आपके जन्म के समय अंतरिक्ष में राशि, ग्रह, नक्षत्र क्या इनकी स्थिति थी उसका एक चित्र होता है। अब मान लीजिए इन्हीं राशियों को हम, ये गोल 360 डिग्री है और यहाँ भी हमने 12 खाने बनाए हैं, प्रत्येक जो भाव है वह 30 डिग्री का है अर्थात 360 डिग्री का। इसी चित्र को हम एक चकोर आकृति में एक कागज पर उतार देते हैं और राशियों को स्थापित कर लेते हैं। मान लीजिए मेष राशि हमने यहाँ लिखी, तो इसी क्रम में हम 12 राशियों को यहाँ स्थापित कर लेंगे। अब आपको पता है कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होंगे तो बिल्कुल ठीक सामने जो उनकी राशि है तुला, उसमें नीच के होंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में उच्च के होंगे तो बिल्कुल ठीक सामने अर्थात 180 डिग्री पर जो राशि है वृश्चिक, उसमें नीच के होंगे। गुरु कर्क राशि में उच्च के होंगे तो बिल्कुल ठीक सामने वाली राशि में नीच के होंगे। और मंगल ठीक इसके विपरीत, यहां उच्च के होंगे तो ठीक सामने नीच के होंगे। बुध कन्या में उच्च के होंगे तो बिल्कुल ठीक सामने उनके मीन राशि यहाँ पड़ रही है, इसमें नीच के होंगे। और शुक्र बिल्कुल इसके विपरीत होंगे। शनि सूर्य के विपरीत यहाँ उच्च के होंगे और यहाँ नीच के होंगे। तो कुंडली में भी हम इस तरीके से समझ सकते हैं
और ये नहीं होगा कि हर कुंडली में प्रत्येक जातक के ग्रह उच्च या नीच राशि में है, वे अलग अलग स्थिति में हो सकते हैं। अब मान लीजिए सूर्य यहां है, तो हम इनको क्या समझ सकते हैं कि सूर्य नीच अभिमुख है, यानी अवरोही क्रम में उच्च राशि से नीच राशि में बढ़ रहे हैं। तो यहां अगर उच्च राशि का जितना भी बल हम समझते हैं, आगे हम जब षट बल पढ़ेंगे तो समझेंगे, तो वह घटते घटते यहां जितना होगा वृष राशि में उससे कम हो गया होगा, मिथुन राशि में उससे कम हो गया होगा, और कर्क राशि में उससे। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सूर्य को यहाँ स्थान बल कितना प्राप्त हो रहा है। यहाँ तुला में बिल्कुल नीच राशि में आ जाएंगे। अगर सूर्य यहाँ होंगे या यहाँ होंगे तो हम क्या समझेंगे, वह उच्च आरोही क्रम में है, यानी अपनी नीच राशि से उच्च राशि की ओर बढ़ रहे हैं। इन सभी विषयों का उपयोग होता है फल कथन में, और हम इन्हीं विषयों को आगे समझते रहेंगे और धीरे धीरे इन सब बातों से जोड़कर ही हम एक अच्छा फल कथन कर पाएंगे। चलिए, आज हमने इस स्थिति को समझा। अभी तक हम ग्रहों की राशि अनुसार स्थिति 4 प्रकार की समझ चुके हैं। ग्रह स्वराशि का हो सकता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो सकता है, उच्च राशि का हो सकता है, अथवा नीच राशि का हो सकता है। चलिए, इसी तरीके से आगे भी हम विषय को समझने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन यही है कि क्रम से हमारे वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप क्रम से नहीं देखेंगे तो विषय को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप चाहें तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हमारी वीडियो नियमित रूप से प्राप्त होती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।